साहब ये बताइएगा कि आप टास्क फोर्स का ऐलान किया पेशावर से आप शिरकत कर रहे हैं, हुकूमत कहती है कि वहाँ पर आपकी अपनी हुकूमत है, वहाँ लोगों को आप लोग खुद भी ले आते हैं, मजबूर किया जाता है लोगों को, तो ये कैंपेन का आगाज आप पंजाब से क्यों नहीं करते? पंजाब में हमेशा आप लोगों की सियासी कैंपेन करना अब तक मुश्किल रहा है, वहाँ से टास्क फोर्स का क्यों ऐलान नहीं करते कि वहाँ से आप कैंपेन शुरू करें? देखिए जी, सबसे पहले तो कल इनॉग्रेशन है या लॉन्चिंग सेरेमनी है मेंबरशिप कैंप्स की, और इसको हम जो है पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह ताला फैलाएंगे। और इसमें पंजाब में भी मेंबरशिप होगी, सिंध में भी होगी, बलूचिस्तान में भी होगी, कश्मीर में भी होगी और गिलगित-बल्तिस्तान में भी होगी। और इस दफ़ा जो जज्बा, जो जुनून, मैं क्योंकि तकरीबन सारा पाकिस्तान घुमा हूँ और इस वक्त जो ये जोश मैं लोगों की आंखों में देख रहा हूँ और जो जज्बात मैं लोगों के देख रहा हूँ, इंशाल्लाह इस दफ़ा पाकिस्तान जिस अंदाज में निकलेगा, तो ये इनकी सोच है। कितने दिन में हो जाएगी मेंबरशिप? इसकी थोड़ी तफसील भी बता देंगे, क्या किन फेजेस में होगी, कैसे कैसे लोग मेंबरशिप मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं? आपके वर्कर्स को भी उस तरह से एग्जैक्ट गाइड भी किया गया, डेट आ गई है इसकी, कल शुरू होने जा रही, थोड़ी सी इसकी तफसील भी प्लीज बता दें। बेसिकली हम परसों जुम्मे को इंशाल्लाह 2 बजे उसकी लॉन्चिंग इवेंट है, वहाँ पे सारी लीडरशिप वहाँ पे मौजूद होगी। इसके साथ साथ डिजिटल डैशबोर्ड भी खोल दिया जाएगा और पूरे पाकिस्तान में तमाम कैंप्स भी लगाए जाएंगे। फर्स्ट फेज में हम 272 कैंप्स खैबर पख्तूनख्वा में लगा रहे हैं, हम पंजाब में भी कैंप्स लगाने जा रहे हैं। पंजाब के लिए, सिंध के लिए और बलूचिस्तान के लिए हम डिजिटल डैशबोर्ड भी खोल रहे हैं। जिस दिन हम 1 लाख का फिगर कंप्लीट कर लेंगे तो बाकायदा हल बर्दारी होगी, और 10 लाख हमारा गोल है। इंशाल्लाह कुछ दिनों में हम वो भी अचीव कर लेंगे और इसके बाद जितनी भी तफसीलात आएंगी हम तमाम मीडिया के सामने रखेंगे। साहब ये बताइएगा कि एक जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म आया कि जो नया मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया है वो फैमिली को इत्मीनान मिलेगा और जो भी फर्दर खानसाब का प्रोसीजर होगा फैमिली में मुतला को आगाह किया जाएगा। तीसरा प्रोसीजर हुआ इसकी तीसरे दिन, लेकिन नहीं बताया गया। बज़ाहिर यही लग रहा है कि मुलाकातों पर पाबंदी रहेगी और खित्ते की जो सूरत हाल है उस पर राय में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। यानी किसी भी मत मुलाकात वहाँ पर भी सख्त मौका अपनाया गया। लेकिन दूसरी जानिब आपकी जानिब से हाई कोर्ट का मेंबरशिप का आगाज होने जा रहा है, आप समझते हैं कि एक दिन जब आप मेंबरशिप शुरू करेंगे और इसको मुस्तहकम करेंगे तो दूसरी जानिब रियासत फोर्स का इस्तेमाल करेंगे, कन्फ्रंटेशन जब मामला बढ़ेगा, आप कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने के लिए तैयार है? देखिए जी, सबसे पहले तो क्यों ये जो है फोर्स इस्तेमाल करेंगे? हम कोई दहशतगर्द है? हम कोई वहाँ पर जो है कोई वो पाकिस्तान पर कब्जा करने आ रहे हैं बाहर से? ये हम सियासी लोग हैं, ये हमारी सियासी तहरीक है जो पुरअमन है, जो आइन और कानून के दायरे में रहकर है। हम एहतजाज बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारा आईनी और कानूनी हक है वो हमें दे दिया जाए। जो इमरान खान साहब के केसेस हैं वो लगा दिए जाए, आधे घंटे में इमरान खान साहब जेल के बाहर होंगे, क्योंकि ये केसेस ही सारे बोगस है। जो हमारे असीरान कोट लखपत जेल में है उनको ना हक कैद किया हुआ है और एक एक पर जो है 50-50 मुकदमे हैं, 50-50 जगहों पर उन पर FIR हैं। कभी तो ये सुपरमैन है, ये जो है दी फ्लैश है, या जो है मिस्टर पाकिस्तान है कि वो हर जगह पर मौजूद होते थे। तो ये सारी 2 नंबरियां इन्होंने की है। तो उसके बावजूद अगर हमें इंसाफ भी ना मिले और आइन और कानून हमें ये इजाजत भी दे कि हम पुरअमन प्रोटेस्ट कर सकते हैं और उस पर ये आपके बकौल हम पर फोर्स इस्तेमाल करेंगे, तो ये तो हमारी फोर्स हुई ही नहीं। या हमें पाकिस्तानी नहीं समझते या खुद पाकिस्तानी नहीं है और हम अपनी तहरीक जारी रखेंगे। क्योंकि आपको NFC के मत में जो बकायजात है वो नहीं मिल रहे, ज्यादती है, लेकिन जो पैसे मिले हैं वो कहाँ लगाए गए हैं? दूसरी बात ये कि आपने अनाउंस किया है कि आप कश्मीर जाएंगे, आप जी भी जाएंगे, आप एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव है, पार्टी कहाँ पर है? क्या चीफ एग्जीक्यूटिव का ये काम होता है कि वो किसी और टेरिटरी में जाके वहाँ पर प्रोटेस्ट करें? देखिए, सबसे पहले तो ये सवाल ही गलत है कि वो कहाँ लगे। कहाँ लगाए हैं आपने सर? आप बजट डॉक्यूमेंट देख लेना, बजट डॉक्यूमेंट हर ADP में जो है आपको उसके एक एक पे का हिसाब मिल जाएगा। लेकिन मुझे आप सिर्फ इतना बताएं कि वो हिसाब तो मिल जाएगा। 5,300 अरब रुपए की जो IMF ने रिपोर्ट की है करप्शन, उसका कौन पूछेगा? उसका सिर्फ ये मेरा पैसा था, मेरे टैक्स का पैसा था, ये आपके टैक्स का पैसा था, तमाम सहाफियों के टैक्स का पैसा था। उस पर भी बात करें। 12 अरब रुपए के जहाज पर भी तमाम सहाफी हजरात बात करें
اور تمام میڈیا چینلز بھی بات کریں, اور جو $70,000 سے زیادہ تنخواہیں دے رہے ہیں ان پر بھی بات کریں, اور جو پیٹرول کی قیمت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور جس طرح پاکستان کو تباہی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے اس پر بھی بات کریں. اور میڈیا کو بات کرنی چاہیے, ٹھیک ہے پریشر ہوگا لیکن بہرحال کریں, تھوڑی سی بات کریں. دوسری بات یہ ہے کہ پارٹی جو ہے وہ لگی ہوئی ہے, پاکستان تحریک انصاف کی تمام لیڈرشپ اپنے اپنے حساب سے اور اپنے اپنے دائرہ اختیار میں تمام ایکٹیویٹیز کر رہی ہے. لیکن عمران خان صاحب نے جو پیغام میرے لیے بھیجا ہے وہ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کا ہے, اور اس تیاری میں انشاءاللہ تعالی میں پورے پاکستان میں, پنجاب میں بھی گیا, سندھ میں بھی گیا, ابھی جو ہے باقی جو ریجنز اور صوبے رہتے ہیں وہاں بھی جاؤں گا, اور انشاءاللہ بھرپور تیاری کے ساتھ. ایک منٹ سے خیبر پختونخوا میں آپ نے بات کی حق کی خیبر پختونخوا کے حوالے سے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پریس کانفرنس کے ذریعے آپ کو خیبر پختونخوا کا حق مل جائے گا؟ اور دوسرا یہ ہے کہ بانی چیئرمین عمران خان صاحب اور اس کی فیملی اور پھر پی کے کارکن جو ظلم زیادتی ان کے ساتھ ہو رہی ہے, آپ کی بات سے ظلم زیادتی ہو رہی ہے, کون کر رہا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کر رہا ہے یا حکومت کر رہا ہے؟ تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ ٹی پی کے لوگ خیبر پختونخوا میں روڈ پہ نکل کے آ رہے ہیں, اور کوئنہ میں 3-4 واقعات رپورٹ میں نامعلوم ٹارگیٹ چلی ہوئی ہے, ملک سندرانی کے خاندان کو ٹارگیٹ کیا گیا. تو یہ کون کر رہا ہے؟ کیا صوبائی حکومت لوگوں کی جان و مال کے تحفظ میں ناکام ہے, یا ریاست ریٹ وہاں پہ بحال ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے یہ جعلی حکومت یہ تمام ظلم جبر و فسطائیت کر رہی ہے, اس میں دونوں ہی ملوث ہیں. کسی کو جو ہے وہ آپ بلوزمہ نہیں کر سکتے کہ مطلب یہ کر رہا ہے, دونوں شامل ہے اس میں. جتنی بھی ہمارے شہداء ہیں, چاہے 9 مئی کے ہیں, چاہے 24 نومبر 26 نومبر کے ہیں, ان کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پر بھی آتی ہیں, اور جو جعلی حکومت یہ لائے ہیں ان پر بھی آتی ہیں, اس میں تمام شامل ہے. اور انشاءاللہ تعالی جب وقت آئے گا تو آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر اس ایک ایک سے جو ہے حساب لیا جائے گا, اور ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا انشاءاللہ تعالی. دوسری بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کا مسئلہ یہی ہے, یہی رونا ہم رو رہے ہیں کہ وہاں پر ساری عمر بند کمروں کے فیصلے امپلیمنٹ ہوئے. جب ہم چیخ رہے تھے, جب ہم چلا رہے تھے کہ ان کو دوبارہ واپس آباد نہ کرو, دہشت گردوں کو واپس نہ لاؤ, ہم نے امن پاسون کیے, ہم نے جلسے کیے, ہم نے جرگے کیے, ہم نے پریس کانفرنسز کی, ہم نے پوری دنیا کو بتایا کہ ان کو واپس لایا جا رہا ہے. اور یہ جو ہے صرف خیبر پختونخوا کو نہیں, اگر آگ خیبر پختونخوا میں لگے گی تو اس کی تپش اسلام آباد بھی محسوس کرے گا, کراچی بھی محسوس کرے گا, لاہور بھی محسوس کرے گا. اور ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں اس کی تپش محسوس کی, بلکہ جو سانحہ ہوا وہ بہت بڑا سانحہ تھا, دہشت گرد. تو یہ کس کی پالیسی ہے؟ خیبر پختونخوا کی حکومت کی پالیسی تو نہیں, یہ تو اس ریاست کی پالیسی تھی جو بند کمروں میں انہوں نے بنائی تھی, اور اس وقت ہمیں کہہ رہے تھے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. بہرحال خیبر پختونخوا کی حکومت کو اس ایک ایک چیز کا علم ہے, اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ جو سی ٹی ڈی کے لیے میں نے ماڈرن ایکوپمنٹ دی ہیں, جو ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے جو ہم کام کر رہے ہیں, اسپیشل برانچ ابھی تک اس پر انویسٹمنٹ نہیں ہوئی تھی, الحمدللہ ابھی جو ہے میں نے ان کے لیے رقم مختص کی ہے, اور وہ بہترین انٹیلیجنس کا کام کر رہی ہے اب. تو وہ بھی, اور پولیس جنہوں نے ہمیشہ ہمارے پاکستان کے لیے قربانی دی ہے, وہ بھی بہترین کام کر رہی ہے. اسلام آباد کا جو واقعہ ہوا تو 8 گھنٹے کے اندر ہماری سی ٹی وی نے جو ہے اس کے مرکزی ملزمان پکڑے ہیں الحمدللہ. تو وہ اس میں کیپیسٹی ہے کچھ کرنے کی, اگر کچھ کرنے کے لیے دیا گیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ٹیلی فون پہ بات کی ہے. اسلام آباد میں بھی بظاہر امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی خبریں ہیں. تو ایسی صورتحال میں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے, خاص طور پہ حکومتی جو لوگ ہیں, تجزیہ کار ہیں, کہ عمران خان و پی ٹی آئی ارریلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ سفارتی معاہدے کے اوپر جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, اور پی ٹی آئی اور عمران خان کا کیا مستقبل ہے؟ سب سے پہلے تو میں ڈونلڈ ٹرمپ کو کہنا چاہوں گا کہ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ارریلیونٹ جو ہے وہ صرف عوام ہی کر سکتی ہیں, باقی دنیا کی کوئی طاقت جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان صاحب کو ارریلیونٹ نہیں کر سکتی. جو مغربی دنیا ہے ان کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب ایک خوددار لیڈر ہے. میں نہ
बहसीत पाकिस्तानी, एक खुददार पाकिस्तानी और बहसीत इमरान खान साहब का अदना सिपाही, मैं कभी भी जो है किसी दूसरे मुल्क की तरफ नहीं देखता। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने जोर बाजुओं से हकीकी आज़ादी लेकर आएंगे इंशाल्लाह। लेकिन जो हमारे फैसला साज हैं और मनसूबा साज हैं, उनको इतना बताना चाहूँगा कि इसराइल और अमेरिका ये कभी भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान मुस्तकिल हो। एक इस्लामी रियासत जो एटमी कुव्वत भी हो, तो कौन सा यहूदी ये चाहेगा कि एक इस्लामी रियासत जो एटमी कुव्वत भी हो वो मजबूत हो। उनको तो यही लोग चाहिए होंगे कि जो वहां पर जाकर उनको सल्यूट करें, वो तो एब्सोल्युटली नॉट वाले कभी भी नहीं चाहेंगे। बहरहाल ताकत का सरचश्मा अवाम है और इंशाअल्लाह ताला हमें अपनी अवाम पर पूरे एतमाद है हम इंशाअल्लाह ताला कि ये वक्त बदलेगा और जरूर बदलेगा। सर, एक सवाल इधर से लीजिएगा, क्या आप एनएफसी के मामले पर वज़ीर आज़म से मुलाकात करने जा रहे हैं या कोई इस तरह का कुछ शेड्यूल है? नहीं, आज तो मीटिंग थी और नागज़ीर वजूहात पर जो हमें बताए नहीं गए उन पर वो मीटिंग कैंसिल की गई। कल AIP पर मैंने मीटिंग बुलाई थी, SN इकबाल साहब उसमें क्योंकि मेंबर हैं, मैं उसको चेयर करता हूँ बेहसियत उज़राला, और 1.5 महीने से हम ट्राई कर रहे थे कि ये मीटिंग हो जाए, क्योंकि 26 अरब रुपए सूबाई हुकूमत ने अपने फंड से ब्रिज फाइनेंस करके अपने कबायली अजला को दिए हैं। और ये पहली मुलाकात में जो हमारी मुलाकात शहबाज शरीफ साहब से थी, तो उसमें कमिट भी किया गया था कि हम देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी ना मीटिंग हो रही है। और कल के लिए हमने मुख्तस की थी तो उन्होंने अपनी अनअवेलेबिलिटी शो कर दी और कल की मीटिंग में वो शिरकत नहीं कर पाएंगे, तो वो मीटिंग अब डिले हो गई है। और जो आपने दूसरा क्या पूछा, ये सवाल अच्छा सर जी, तमाम डिजिटल मीडिया का शुक्रिया। CM साहब को दावत देते हैं कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। प्लीज़ CM साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आप सबका शुक्रिया कि शॉर्ट नोटिस पे आप सब आए। जिस तरह आप सबको मालूम है कि आज वफाकी हुकूमत की तरफ से तमाम सूबों के वज़रा को बुलाया गया था, जो नेशनल और रीजनल क्राइसिस है उस हवाले से एक मीटिंग होनी थी। बावजूद इसके कि जो तरीक़ाकार पाकिस्तान के सबसे बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, बावजूद इसके कि पाकिस्तान के साबका वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब उसके साथ जो हो रहा है, बावजूद इसके उनकी अहलिया के साथ बुशरा बीबी के साथ जो हो रहा है, बावजूद इसके कि उसकी बहनों के साथ जो हो रहा है, उसकी पार्टी के साथ जो हो रहा है, उसके कारकुनों के साथ जो हो रहा है, मुसलसल 3 सालों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाया जा रहा है। तमाम तर जुल्म, जबर, फस्ताहियत, दुनिया में ऐसा कोई नाम नहीं है जुल्म और जबर का जो आप दें और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के साथ, लीडरशिप के साथ, लीडर के साथ, जनाब इमरान खान साहब के साथ, उनकी फैमिली के साथ हुआ ना हो। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत ने, इमरान खान साहब की पार्टी ने, इमरान खान साहब की सूबाई हुकूमत ने ये फैसला किया था कि हम पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी कौम के लिए इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से वजूहात तो बयान नहीं की गई, लेकिन आज की मीटिंग को मनसूख कर दिया गया है और आज की मीटिंग नहीं हो पाई। मैं हैरान इस बात पर हूं कि जब भी किसी मुल्क पर क्राइसिस आते हैं तो उस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म अपनी कौम को, अपनी पार्लियामान को एतमाद में लेता है। लेकिन रीजनल हालात जो चल रहे हैं और उसके असरात जो पाकिस्तान पर पड़ रहे हैं, हमने किसी को नहीं देखा कि उन्होंने कौम के सामने आकर कौम से खिताब किया हो, एक जमहूरी अंदाज अपनाया हो, पार्लियामान को एतमाद में लिया हो।
बल्कि बंद कमरों में फैसले हो रहे हैं जिसका इल्म किसी को भी नहीं है। लेकिन जो भी फैसला होगा, जो भी फैसला किया जाएगा, ये इनके दिमाग में होना चाहिए कि उसका असर सिर्फ एक खानदान पर नहीं पड़ेगा, उसका असर सिर्फ एक इदारे पर नहीं पड़ेगा, उसका असर पूरे पाकिस्तान पर पड़ेगा, पूरे पाकिस्तानी कौम पर पड़ेगा। तो जब एक खानदान या एक इदारे पर कोई असर नहीं पड़ेगा, पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तानियों पर इसका असर पड़ेगा, तो पूरे पाकिस्तानी कौम ने वोट इमरान खान साहब को दिया है। पूरी पाकिस्तानी कौम इमरान खान साहब की पार्टी के पीछे खड़ी है। पूरी कौम ये चाहती है कि पाकिस्तान के फैसले कौम का अजीम लीडर जनाब इमरान खान साहब करें, ना उसकी पार्टी को एतमाद में लिया गया है। और हम किसी भी फैसले में ना शरीक हैं, ना ही हमें किसी भी फैसले में एतमाद में लिया गया है, और ना ही हमें उसकी कोई खबर है। इसके साथ साथ इससे पहले मीटिंग में मुजम्मिल साहब ने शिरकत की थी, क्योंकि मेरी कैबिनेट मीटिंग थी तो मैं उसमें शिरकत नहीं कर सका। उसमें कुछ फैसले किए गए थे कि हमने ऑस्टेरिटी मेजर लेने हैं, हमने पाकिस्तानी कौम का पैसा भी बचाना है, और हमने जो है पेट्रोल को भी थोड़ा कम इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो हालात चल रहे थे उसके मुताबिक ये फैसले हुए थे। हमने उस मीटिंग में बताया, मुजम्मिल साहब ने बताया कि जो फैसले आप अभी कर रहे हैं, ये फैसले हम पहले कर चुके थे। जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी और कोरोना में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने पेट्रोल पर जो कट लगाया था अपने पार्लियामेंटेरियन के लिए, वो कट आज भी मौजूद है। उसके बाद हमने वो कट नहीं उठाया था। मैंने ऑलरेडी कैबिनेट में ये डिसाइड किया था इससे पहले ही कि जो ऑफिसर्स 2-3 किलोमीटर से दूर हैं, वो तमाम मीटिंग्स जो हैं वो ऑनलाइन अटेंड किया करें, ताकि कौम का पैसा जाया ना हो। ये सारे फैसले हम ऑलरेडी कर चुके थे। गाड़ियों पर हमारा बैन है। कोई भी किसी भी पार्लियामेंटेरियन के लिए या ब्यूरोक्रेट के लिए हमने कोई नई गाड़ी नहीं खरीदी। बाहर मुल्क के ट्रेवल पर बैन है। जब इंतहाई ज्यादा जरूरत होती है और हमें लगता है कि जाना चाहिए तो कैबिनेट से अप्रूवल ली जाती है, उसके बाद ही कोई जा सकता है। एक तरफ हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुसलसल अपनी कौम का सोच रही है, पाकिस्तान का सोच रही है। दूसरी तरफ 7 महीनों में 5 अरब डॉलर से ज्यादा कर्जे लिए जाते हैं और खर्चियां इतनी के 12-12 अरब रुपए के जहाज लिए जाते हैं। एक तरफ 5 अरब डॉलर कर्जा लिया जाता है, फिर उसी कर्जे से 2 पायलट हायर किए जाते हैं जिसकी तनख्वाह $70,000 से ज्यादा होती है, और उसको उन्हीं कर्जे की डॉलर में से तनख्वाही दिए जाते हैं। इन्होंने अपनी खर्चियां कम नहीं करनी, इन्होंने कौम को एतमाद में नहीं लेना। इनके पास कोई विजन ही नहीं है, इनका कोई मंशूर ही नहीं है, ना फिक्र भी नहीं है, ना पाकिस्तान की ना पाकिस्तानी कौम की, क्योंकि इनको पता है कि 17 सीटों से हमारी हुकूमत आ जानी है। हमने जो है थोड़ा सा चेरी ब्लॉसम लगा देना है तो काम बन जाएगा। तो जब पाकिस्तान के फैसले, जमहूरियत के फैसले ऐसे होते हैं, तो फिर कोई भी पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम का नहीं सोचता। और जिनके लिए तमाम इदारे मफलूज कर दिए जाते हैं, जिनके लिए जमहूरियत से लगे हुए, चाहे वो सहाफत है, चाहे जुडिशरी है, चाहे नैब है, चाहे कोई भी इदारा है, वो सारे मफलूज कर दिए जाएं और इनके हर गलत काम पर खामोशी दर ली जाए,
तो वो फिर क्यों पाकिस्तान का सोचेंगे, वो फिर क्यों पाकिस्तानी कौम का सोचेंगे? बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। तो मेरे ख्याल में जो बंद कमरों के फैसले करते हैं उनको अभी सोचना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जिस दलदल में फंस रहा है, ऐसा ना हो कि वक्त गुजर जाए और फिर कोई भी संभालने वाला ना हो। तो उस वक्त से हम सबको डरना चाहिए। पाकिस्तान की मईशत का ये हाल है कि जब रिजीम चेंज ऑपरेशन हो रहा था तो हमारी पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ 6.1% थी। आज जो है वो 3% से नीचे आ चुकी है। जब एक हुकूमत को गिराया जाता है बैरूनी साजिश के जरिए, तो वो इसलिए गिराया जाता है कि वो सही काम नहीं कर रहा और ठीक बंदे को लाया जाता है, लेकिन वो भी गैर जमहूरी अमल है। हर बंदे को अपना टेन्योर पूरा करना चाहिए, लेकिन जिनको लाया गया उन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा ही गर्क कर दिया, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ मनफी में जा रहा है, हमारी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री बंद होती जा रही है, हमारा तिजारती खसारा 20 अरब डॉलर से तकरीबन तजावज कर चुका है, हमारी एक्सपोर्ट्स तबाह हो चुकी है। हमारा नौजवान जो इस मुल्क और कौम का कीमती असासा है, वो पाकिस्तान से भागने के तरीके ढूंढ रहा है, क्योंकि यहां पर ना रोजगार के मौके हैं और ना ही जो है उनको अपना मुस्तकबिल यहां नजर आ रहा है। हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ वो भी मनफी में जा रहा है, किसान रो रहा है, किसी को किसान की फिक्र ही नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद इन्होंने मजीद पाकिस्तानियों को तबाह करना है, अपनी खर्चियां कम नहीं करनी। 12-12 अरब रुपए के जहाज खरीदने हैं, उसके लिए 70-70 हजार डॉलर के पायलट हायर करने हैं, लेकिन बोझ किस पर डालना है? पाकिस्तानी कौम पर। 321 रुपए पेट्रोल पहुंच गया है, 321 रुपए तक। हमारे दौर में पेट्रोल फी बैरल तकरीबन 117 से 120 डॉलर था, लेकिन पेट्रोल की कीमत 150 रुपए थी। आज फी बैरल तकरीबन 85 डॉलर का है, लेकिन हमारी पेट्रोल की कीमत 321 रुपए तक पहुंच चुकी है। 75 सालों में पेट्रोल की कीमत 150 रुपए तक थी, लेकिन सिर्फ 3 सालों में 171 रुपए का इजाफा हुआ है। मतलब 75 साल में 150 रुपए, सिर्फ 3 सालों में 171 रुपए का इजाफा, मतलब 75 साल से भी ज्यादा। क्यों? क्योंकि इनके साथ पॉलिसी है ही नहीं, इनका मंशूर है ही नहीं, इनका ज़हन है ही नहीं, इनकी ये नीयत ही नहीं है कि पाकिस्तान तरक्की करे। तो ये अपनी मईशत का क्यों सोचे? ये पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल ग्रोथ का क्यों सोचे? एग्रीकल्चर ग्रोथ का क्यों सोचे? नौजवान का क्यों सोचे? इन्फ्लेशन कम करने का क्यों सोचे? क्योंकि इनको पता है कि 17 सीटों से फिर हमने आ जाना है। जमहूरियत तो मफलूज हो चुकी है, इदारे भी मफलूज हो चुके हैं। आज हमारा इरादा था कि हम वहां पर अपना जो हमारा एनएफसी का मुकदमा है वो भी उनके सामने रखें, लेकिन जो मीटिंग नहीं हुई, तो कल एनएफसी के हवाले से जो सब कमेटीज हैं उनकी मीटिंग होने वाली है। तो हम पूरे पाकिस्तानियों को यह बताना चाहते हैं कि हमारे साथ एक दफा फिर जो है वो सौतेली माँ जैसा सलूक हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है, और हमें जो हमारा ड्यू शेयर है एनएफसी में वो नहीं दिया जा रहा। एनएफसी में हमारा जो शेयर बनता है इन 8 सालों में वो तकरीबन 964 अरब रुपए अभी तक बनता है, लेकिन जो 7th एनएफसी अवार्ड है, जो 25वीं आईनी तरमीम के बाद जब फाटा केपी में मर्ज हुआ, उसके बाद वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया है, गैर आईनी हो गया है, क्योंकि उसमें 3.5 सूबे शामिल हैं। आईन में लिखा है कि एनएफसी का शेयर 4 सूबों में तकसीम होगा। चूंकि मर्ज अजला केपी में शामिल हो चुके हैं और उनको उनका हिस्सा नहीं दिया जा रहा, तो ये 3.5 सूबों को दिया जा रहा है जो गैर आईनी है। उसकी मद में 964 अरब रुपए 8 सालों में पंजाब
की हुकूमत ने 567.9 अरब रुपए खैबर पख्तूनख्वा के और हमारे कबायली अजला के वो पंजाब लेके गया है। सिंध 278.1 अरब रुपए लेके गया है जो हमारे कबायली अजला और खैबर पख्तूनख्वा का हक था। बलूचिस्तान 118.1 बिलियन 118.1 अरब रुपए लेके गया है जो खैबर पख्तूनख्वा का हक था, जो हमारे कबायली अजला का हक था। ये गैर आईनी काम मुसलसल 8 सालों से होता आ रहा है। हमारी बार बार आवाज उठाने के बावजूद हमारी सुनवाई नहीं हो रही। वफाकी हुकूमत के साथ, वफाकी नुमाइंदों के साथ हमारी 4-5 मीटिंग्स जो हुई हैं, मेरे या मेरे बगैर, उन सब में हमने ये बात की है, ये आवाज उठाई है, लेकिन उसके बावजूद भी टस से मस नहीं हुआ कोई। आज हम एक दफा फिर मुतालबा करते हैं कि इस 7th NFC अवार्ड को अपडेट किया जाए, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया जाए, ताकि जो हक लाहौर में बसने वाले शहरी का है, कराची में बसने वाले शहरी का है, क्वेटा में बसने वाले शहरी का है, पिशावर में बसने वाले शहरी का है, वो हक भी कबायली अजला के कबायलियों के लिए भी मुख्तस हो। तो इसमें कल मीटिंग है और हम उम्मीद करते हैं कि 8 साल जो सुबह हमारा हक लेके गए हैं और हमारा हक आया है, वो इसमें हमारा साथ देंगे और 7th NFC को अपडेट करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक करेंगे। दूसरा आखिरी, मैंने कल हमारी जो AIP है, कबायली अजला के लिए जो 100 अरब रुपए का सालाना वादा किया गया था, अभी तक 700 अरब रुपए में से हमें सिर्फ 132 अरब रुपए मिले हैं। तकरीबन 168 अरब रुपए मिले हैं। 532 अरब रुपए वफाक हमारा उसमें भी बकाया है। इस साल वफाक ने AIP के मद में हमें 1 रुपए भी नहीं दिया। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने अपने रिसोर्सेज से ब्रिज फाइनेंस करके 26 अरब रुपए कबायली अजला को अभी तक दे चुका है, लेकिन वफाक ने हमें 1 रुपए भी नहीं दिया। उसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी, मेरे आने से पहले चीफ मिनिस्टर उसको हेड करता है। तो कल तकरीबन 1.5 महीने से मैं कहता रहा कि वो मीटिंग होनी चाहिए, लेकिन अवेलेबिलिटी वफाकी वजीर साहब की नहीं हो रही थी। तो कल के लिए वादा किया गया था कि हम अवेलेबल होंगे, तो मैंने मीटिंग कॉल की। आज पता चला कि कल की मीटिंग के लिए भी साहिब मुहतरम अवेलेबल नहीं है। तो जब जो हमारा आईनी और कानूनी हक है वो भी नहीं दिया जा रहा, जो सूबे की 4.5 करोड़ आवाम है उसके लिए हम कुछ मांग रहे हैं वो भी नहीं दिया जा रहा, सियासी तौर पर भी हमें दीवार से मुसलसल लगाया जा रहा है। इमरान खान साहब के सेहत के हवाले से उनके जाती डॉक्टर और उनके फैमिली मेंबर्स को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, और मुसलसल जुल्म, जबर और फस्तायत का माहौल गर्म है। और इन हालात में भी जो इंटरनेशनल और रीजनल क्राइसिस है, इन हालात में भी इनका मकसद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाना है। तो फिर सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी मुल्क का सोचना है, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ही ये जिम्मा उठाया हुआ है कि मुल्क पर सख्त हालात आएंगे तो कुर्बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने देनी है। किसी और इदारे की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो कुर्बानी दें, किसी और सियासी पार्टी की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो कुर्बानी दें। कुर्बानी सिर्फ हमने देनी, आज भी हमने कुर्बानी दी है। इस तमाम तर जुल्म, फस्तायत और जबर के बावजूद हमने हामी भरी है मीटिंग के लिए, क्योंकि हमें पाकिस्तान की फिक्र है, क्योंकि हमें पाकिस्तान से मोहब्बत है, हमें पाकिस्तान से इश्क है। इसलिए हमें इमरान खान से इश्क है, क्योंकि हमें पता है कि इमरान खान के अलावा पाकिस्तान को ना कोई संभाल सकता है, ना उठा सकता है, ना तरक्की दिला सकता है। तो मैं यही कहूंगा आखिर में कि इनको होश के नाखून लेने चाहिए और जो रवैया ये अपना रहे हैं उस पर जरा सोचना चाहिए।
اور جس وفاقی حکومت کو ہم پر مسلط کیا گیا ہے تو اس کو تھوڑی سی چابی دینی چاہیے، کیونکہ یہ تو خود ماشاءاللہ بالکل فارغ ہیں عقل سے، لیکن کوئی مشورہ دیں کہ ان حالات میں جو ہے قوم سے خطاب بھی کرنا ہوتا ہے، قوم کو اعتماد بھی نہیں بھی لینا ہوتا ہے. شکریہ جی.